तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज की इस वीडियो में। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में समझा था कि राजनीति क्या होती है, राज्य व्यवस्था क्या होती है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज का जो टॉपिक आगे है वो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो होगा कि शासन के अंग क्या होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट टॉपिक यही छोड़ा था और मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ, आज आगे बताने वाला हूँ कि शासन के अंग क्या होते हैं। दोस्तों किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने तीन चुनौतियाँ होती हैं। पहली कानून बनाने की चुनौती, दूसरी कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती, और तीसरी व्यक्तियों के आपसी विवादों और व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए लीगल सिस्टम यानी कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था यानी कि जस्टिस सिस्टम संचालित करने की चुनौती। ये तीन चुनौतियां होती हैं और प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन तीन चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का जो समाधान किया जाता है उसे ही शासन के अंग कहते हैं। तो हमने ये समझा था कि शासन के अंग क्या हो गए, तीन चुनौती यहां पर आई और उसे ही क्या बोला है, जो इनको सॉल्व करेगी वो शासन के अंग करेंगे। दोस्तों शासन के अंग तीन होते हैं। पहला होता है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, दूसरा होता है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है न्यायपालिका जुडिशरी। तो दोस्तों तीनों को वन बाय वन मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि ये होते क्या है। दोस्तों आपको हो सकता है कि मेरी वॉइस ही सुनाई दे रही हो और कुछ केवल वीडियो के सामने आपके सामने कुछ मेन पॉइंट ही लिखे हुए हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, सबसे पहले हम ले लेते हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। दोस्तों विधायिका का जो काम होता है वो होता है कानून का निर्माण करना यानी कानून को बनाना। अगर हम देखें राजतंत्र प्रणाली में यानी कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, तो उसमें ये कार्य जो होता है वो आमतौर पर राजा के हाथ में होता है और राजा की इच्छा को ही कानून का दर्जा प्राप्त होता है। इसी तरीके से धर्मतंत्र शासन प्रणाली में थियोक्रेटिक सिस्टम में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून और धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्यान माना जाता है, क्योंकि वही बताते हैं कि कानून क्या है। यदि अगर हम देखें यूनान के प्राचीन नगर राज्यों के उदाहरण छोड़ दें तो आधुनिक काल से पहले मोटे तौर पर कानून का निर्माण इसी रीति से होता था, या तो राजा के या फिर जो धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार या फिर पदाधिकारियों के अनुसार कानूनों का निर्माण होता था। और आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद ये माना गया है कि कानून का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। अगर हम बात करें वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में, जो विधायिका है आमतौर पर दो सदन, विधायिका जो होती है वो आमतौर पर नॉर्मली दो सदन से मिलकर बनती है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसकी कानून के निर्माण में जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। अगर देखें संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए दूसरे सदन में भी सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट है और भारत में राज्यसभा की यही भूमिका है। वैसे अधिकांश जो कानून होते हैं उनके निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है। इसलिए इस सदन की उपस्थिति में यह निश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को ना छीन ले। जैसे ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद माना जाता है। वहां की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, यूनिटरी है, इसलिए वहां दूसरे सदन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तब भी वहां लॉर्ड सभा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में दूसरा सदन रखा गया है। हालांकि उसका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना है और प्रांतों या फिर स्थानीय इकाइयों के अधिकारों की रक्षा करना है। अगर हम बात करें भारतीय विधायिका की, तो सवाल ये उठता है कि संघात्मक ढांचे की ये फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिका संविधान में अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती है। केंद्रीय विधायिका या संसद ये क्या है, ये द्विसदनीय है। जैसे
लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए है। राज्य हो या प्रांत हो, उनकी विधायिका आमतौर पर एक सदनीय है। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य में विशेष जरूरत महसूस की जाएगी तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा जो बिल होगा उसे अपनी उस पर जो है अपनी सहमति प्रदान करेगा, उसके बाद वो बिल पास हो जाता है। तो ये था हमारा लेजिस्लेचर, विधायिका। दूसरा आता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। ये शासन का दूसरा अंग माना जाता है, इसे ही कार्यपालिका कह देते हैं हम। और जो इसका मतलब होता है उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है। जो काम, कार्यपालिका मतलब जो काम कर रहा है, यानी कि जो कानून को लागू कर रहा है। एक जगह के कानून बना, फिर इसको लागू किया गया। अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ सकते हैं, जो तुम्हें अब यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। कार्यपालिका के कुछ रूप हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होता है स्थायी कार्यपालिका। दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर भी और भी कार्यपालिका आ सकती है, जैसे कि अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती क्या है। पहले तो आप ये समझें कि जो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी का उदाहरण है। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर और भी कार्यपालिका आती है, अब उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्षीय कार्यपालिका, यह प्रणाली अमेरिका जैसे में जो देश हैं उनमें प्रचलित है, जहां जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये तो था आपका अध्यक्षीय कार्यपालिका जो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आता है संसदीय कार्यपालिका। तो यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड दोनों देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है और विधायिका में जिस दल के सदस्यों में बहुमत होता है वही दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले सदस्यों के ऐसे समूह को क्या मंत्रिमंडल कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर अगला पॉइंट जो है वो है दोहरी कार्यपालिका। यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई देती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित हो जाती हैं। इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान होता है। राजनीतिक प्रणाली के अंदर फिर एक और पॉइंट जो मैंने बताया था आपको वो है बहुल कार्यपालिका। यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में दिखाई दे सकती है। इसके अंतर्गत जो होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्ति रखते हैं तथा उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र का होता है। एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। जो सातों हैं शक्तियां जो होती है बराबर होती है, इक्वल होती है और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति हस्तांतरित होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। तो ये थे आपके राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि स्थायी कार्यपालिका के क्या चीज है। स्थायी कार्यपालिका में वो उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो आधिकारिक तंत्र या ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं और ब्यूरोक्रेसी का भी अंग है, या जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और अन्य सिविल सेवाओं के जो अधिकारी होती है वो इसी का एग्जाम्पल है। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है, इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है वहां स्थायी कार्यपालिका के सदस्य उनकी हेल्प करते हैं।
तो दोस्तों जहां तक भारतीय कार्यपालिका का सवाल है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करता है और मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी फॉर्मल हेड होता है। लेकिन सामान्य स्थिति में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। इसी तरीके से राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा भारत में स्थायी कार्यपालिका भी है, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो सशक्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी भी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज जो भी हैं, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो इनके अधिकारी होते हैं वो इसमें भी शामिल होते हैं। और भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो केंद्रीय सेवाएं हैं सेंट्रल सर्विस की, वो भी अधिकारी होते हैं। और राज्य के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस भी कार्य करती है। तो दोस्तों ये था कि शासन के अंग क्या होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, मैंने आपको यहाँ पर बताया। और तीसरा है न्यायपालिका। अगर आपको न्यायपालिका को समझने के लिए इन दो पॉइंटों को समझना बहुत ही जरूरी था। तो दोस्तों कानून बना, कानून को लागू करने वाले हुए हैं, अब आती है न्यायपालिका। तो इसका तीसरा पॉइंट है कि न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका के कई काम होते हैं। इसका पहला कार्य ये है कि जो विधायिका है, कानून है, वो निर्मित कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करता है या नहीं। लेकिन आजकल न्यायपालिका की भूमि जो है वो काफी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और स्पष्ट अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है और ये व्याख्या स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में दिया जाता है और उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं तथा उनके लिए बाद के किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों को आधार बनाना जरूरी होता है। दोस्तों ये यहाँ तक हमने समझा कि शासन के अंग क्या होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सिंपल लफ्जों में अगर मैं बात करूँ तो विधायिका जो कानून बनाए, कार्यपालिका जो कानून पर काम करे और न्यायपालिका जो उस कानून को देखे कि कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ये मेन 3 चीजें शासन के अंग में आज हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि न्यायपालिका की शक्तियां क्या होती है। न्यायपालिका को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और कानून के जो डिफरेंट टाइप होते हैं लॉ के, तो उसको भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम, सब बखैर।